एक साल पहले जिस आदमी ने अपनी शादी की सेविंग में गोल्ड खरीदा था 1 लाख रुपए का था, आज उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1.6 लाख रुपीज हो गई है। 18 महीने में 60% का रिटर्न। फिक्स डिपॉजिट देता है 7%, पीपीएफ देता है 7.1% और गोल्ड भाई साहब 37% सिर्फ पिछले 1 साल में दे चुका है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कर। आज हम बात करते हैं उस चीज की जो ना टूटे हुए पैंडेमिक में गिरा, ना 2008 में, ना 1991 में, और आज 21 अगस्त 2026 पे 1,60,000 के ऊपर 10 ग्राम पे ट्रेड कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। $4,537 प्रति आउंस। ये कोई हाइप नहीं है, लाइव डेटा के बेसिस पे अपन बात करेंगे। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों का दिल भी सोने की तरह है, तो आप बिल्कुल करेंगे। चलिए आगे समझते हैं। पहले ना एक्चुअल नंबर्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एमसीएक्स गोल्ड फ्यूचर्स की अगर मैं बात करता हूँ, 1,60,700 के आसपास पर 10 ग्राम चल रहा है। आज ऑलमोस्ट 0.95% ऊपर था। 24 कैरेट रिटेल गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो वो भी 1,60,000 के ऊपर, यानी रफली 16,048 पर ग्राम के आसपास चल रहा है। 22 कैरेट की बात करो 10 ग्राम पे तो आई थिंक 1,47,000 के आसपास ये चल रहा है। स्पॉट इंटरनेशनली $4,537 प्रति आउंस। और मैं आपको बता दूं, रुपये की बात करें तो 95.73 पर डॉलर, जो पास्ट 3 वीक के लो के आसपास है। अब एक चीज समझो, इंडियन गोल्ड प्राइस सिर्फ इंटरनेशनल प्राइस से नहीं बनता है, उसमें एक इंडियन प्रीमियम भी लगता है। और वो प्रीमियम आज बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि रुपया कमजोर है। जब डॉलर महंगा होता है और रुपी गिरता है तो इंपोर्टेड गोल्ड ऑटोमेटिकली महंगा हो जाता है। और जब उसके साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन भी ऐड हो जाती है, जैसे आज कल जो चल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यूएस ईरान का टेंशन, तो ब्रेंट क्रूड जो होता है वो $92 प्रति बैरल के पार हो जाता है। तो सेफ हेवन की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब गोल्ड का डबल प्रेशर, बाहर से भी और अंदर से भी। अब एक बार स्क्रीन पर समझते हैं कि गोल्ड के चार्ट्स एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं टेक्निकल बेसिस पे, और फिर एक एक करके सारी चीजें अपन डिकोड करते हैं। कोशिश करेंगे अब हम ये समझने की कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो इसके लिए अपन डेल्टा एक्सचेंज का इस्तेमाल करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप बोलोगे कि भैया अब इस पे क्यों यूज़ कर रहे हो, क्योंकि सिंपल सी कंडीशन है। आप समझो कि सबसे सस्ता एट प्रेजेंट, अगर आपको सबसे कम ब्रोकरेज चार्ज कहीं पे लग रहा है इन ऑर्डर टू ट्रेड, चाहे पैक्स गोल्ड हो या फिर आई ट्रेड सिल्वर हो, तो वो आपके पास डेल्टा एक्सचेंज ही है, जहां पर आपको मार्जिन भी अच्छा मिलेगा और लोएस्ट इन द इंडस्ट्री आपको वो मिलेगा। फी 0.01% है, जैसे पैक्स गोल्ड का मैंने आपको बताया। आई शेयर सिल्वर आप देख लिए, एक्स जी का भी आपको, और लेवरेज भी 100x 50x है। बट एनीवेज अपन चार्ट पे आप समझने की कोशिश करें हो क्या रहा है। तो कल का अगर आपने वीडियो देखा है जहाँ पर हमने क्रिप्टो मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस आपको सिखाई थी, उससे आपने समझा होगा कि 5 से 6 जोन्स होते हैं जिनको हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी अगर आप गोल्ड को क्लियरली नोटिस करते हो, आवरली चार्ट पे हम जब ऑब्जर्व करते हैं, तो ये वाला यहाँ पर एक कहीं ना कहीं सपोर्ट एरिया बनाने की कोशिश कर रहा था गोल्ड। ये हम 10 अगस्त से लेके अभी तक का देख रहे हैं शॉर्ट टर्म चार्ट पे। तो गोल्ड ने काफ़ी टाइम तक इस एरिया को रिस्पेक्ट किया, इधर आया, फिर वापस बाउंस बैक किया। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे कि गोल्ड ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद बाउंस किया, मोटा मोटी कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की वजह, फिर बाउंस किया, फिर सपोर्ट किया, और फिर एक टेम्पररी ब्रेकडाउन भी यहाँ पर दे दिया। तो बेसिकली इस पूरे टाइम जोन पे इसने ज़्यादा कुछ किया नहीं। लेकिन ये वाला जो एरिया है जब टूटा भी, उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत बहुत लंबे आवरली कैंडल्स इसने, मतलब मान के चलिए 14 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक ये एक एक्यूमुलेशन फेज पे था। अब साइकोलॉजिकली आप सोचो कि ये वाला क्यों था, बिकॉज जो यूएस फेड का डिसीजन मेकिंग था उस पर कहीं ना कहीं वेट कर रहा था कि भाई बहुत ज़्यादा शॉकिंग कुछ ना आ जाए, बहुत हॉकिश ना आ जाए। तो उस हिसाब से ये रेंज बाउंड, तो हम क्या बोलेंगे, पहले सपोर्ट जोन बना, उसके बाद एक माइनर सा ब्रेकडाउन बना, सेकंड फेज, फिर तीसरा फेज आया एक्यूमुलेशन। अच्छा, और ये सिर्फ पैक्स गोल्ड में नहीं, ये आई शेयर्स सिल्वर में भी होता है, सारी चीज़ों में होता है। तो अगर आप लोगों को आई शेयर सिल्वर के ऊपर भी चाहिए मेरा एनालिसिस, तो कमेंट्स में सिल्वर लिख दीजिएगा, मैं बहुत जल्द उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर हुआ फिर अच्छा खासा एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन होने के बाद क्या हुआ,
सबको लगा कि अब मार्केट चलेगा, लेकिन पता है यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मोटा मोटी एक रेजिस्टेंस जोन बन गया। आप देखोगे ये थोड़ा ऊपर जाने के फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और यहाँ से ये सेकंड कैंडल ने पूरा कंफर्म कर दिया, बिकॉज एक रेड कैंडल ने पूरा एनगल्फ कर दिया, एक नहीं बाकी दोनों के दोनों बुलिश कैंडल्स को एनगल्फ कर दिया और नीचे चले गया। नीचे जाने के बाद वापस एक डाउन ट्रेंड आ गया। तो अभी तक हमारे पास एक सिंपल सा लॉजिक याद रखो, यूजुअली जब भी मार्केट में कोई बहुत बड़ा मूव आने वाला रहता है तो वो 4 से 5 चीज़ों के बाद आता है। तो अभी तक क्या क्या चीज़ें हुई हैं, हमने देखा कि भैया सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद माइनर डाउनफॉल हुआ, फिर सेकंड लेयर आ गया एक्यूमुलेशन का, थर्ड लेयर आया रेजिस्टेंस का, डाउन ट्रेंड आ गया एक तरीके से फोर्थ लेयर, और फिर एक वापस यहाँ पर आप देखोगे जो सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन पे रुकने के बाद आपको मिल गया पूरा ब्रेकआउट कैंडल। और ब्रेकआउट कैंडल वॉल्यूम के साथ मिला है। नीचे आप देख सकते हैं कि पैक्स GUSD में भी काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया। वॉल्यूम आने के बाद कहीं ना कहीं इसने वापस इस एरिया पे कंसोलिडेट किया, लेकिन इस कैंडल ने वापस ब्रेकआउट दे दिया। तो 4471 पे जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया है, तो एज ऑफ नाउ जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये 4600 के इर्द गिर्द पहुंच चुका है। मोमेंटम क्या है, फिलहाल के लिए मोमेंटम स्ट्रांग है। तो अब सिंपल सी बात, हमेशा टेक्निकल एनालिसिस की याद रखो, जो पिछला सपोर्ट होता है वो बाद में रेजिस्टेंस हो जाता है और बाद का रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट बन जाता है। तो ये बिकॉज एक तरीके से आप कहेंगे पहला रेजिस्टेंस था, अब ये लेटेस्ट यहाँ पे सपोर्ट बन गया। तो आप मान के चलो जब तक पैक्स गोल्ड जो है वो 4500 के ऊपर है, तब तक शॉर्ट लेना इतनी समझदारी की बात नहीं होगी। और अगर आप नियरेस्ट फिर जोन देखने की कोशिश करेंगे तो ये जोन इसी के ऊपर चले जाएगा, बिकॉज इस एरिया को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है। तो 4525, तो जब तक आप 4500 और 4525 के ऊपर है तब तक शॉर्ट इज नॉट समथिंग विच आई वुड रिकमेंड। बाय द वे, इस तरह की टाइमली एनालिसिस चाहिए तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में दिए गए डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट से आप लोग अपना लिंक याद से खोलिए। अब देखिए आपको समझना पड़ेगा, लोग बोल रहे हैं 18 महीने में 1.6 लाख चले गया है स्पॉट पे, ये सारी चीजें, ये वायरल नैरेटिव सिर्फ इमोशनल नहीं है, मैथमेटिकल है। फरवरी 2025 में गोल्ड इंडिया में रफली 85,000 से 90,000 पर 10 ग्राम था, करेक्ट। अगस्त 2025 के मिड में गोल्ड ने ग्लोबली $3,500 प्रति आउंस क्रॉस किया था, और आज ये जब $4,500 के आसपास ऊपर चले गया है, तो इंटरनेशनल डेटा के मुताबिक गोल्ड ने पिछले एक साल में 35% से ज्यादा का गेन दिया। और इंडिया में रुपी डेप्रिसिएशन का मल्टीप्लायर इफेक्ट कहीं ना कहीं गोल्ड को मिला है, इस पे कोई दोहरी राय नहीं है। इसलिए डोमेस्टिक रिटर्न्स और भी ज्यादा आप लोगों को देखेंगे, इतना क्लियर है। इसलिए जो आदमी फेब 2025 में 1 लाख का गोल्ड लेके बैठा है, डिजिटल गोल्ड, SGP, कुछ भी फिजिकल बिस्किट कुछ भी अगर उसके पास है, तो वो आज रफली 1.55 से लेकर 1.6 लाख 55 से 60% का गेन इंडिया में कर रहा है। अब कंपेयर करते हैं निफ्टी 50 के साथ, ईयर टिल डेट निफ्टी 50 12-15% के आसपास, FD वही 7%, रियल एस्टेट इलिक्विड है, प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट और बहुत सारे कॉस्ट लगते हैं। वहीं पर गोल्ड 37% ईयर ऑन ईयर और 60% 18 महीने में। तो देखो, मैं गोल्ड का ना ब्लाइंड फैन नहीं हूं, पहले ये बता देता हूं, लेकिन रियल फोर्सेस को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग इग्नोर करते हैं। क्यों हो रहा है ये सब? पहला फैक्टर, यूएस ट्रेजरी ने अपना लॉन्ग टर्म डेट बायबैक प्लान डबल कर दिया है। मतलब अमेरिका अपने ही बॉन्ड्स खुद खरीद रहा है। इसका मतलब है ट्रेजरी यील्ड्स नीचे आई हैं, डॉलर कमजोर हुआ है, और जब भी डॉलर कमजोर होता है गोल्ड ऊपर जाता है। ये क्लासिक इनवर्स रिलेशनशिप है। दूसरा फैक्टर समझते हैं, यूएस ईरान का स्टैंड ऑफ। देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज दुनिया का 20% का तेल का सप्लाई वहां से गुजरता है। ऑयल 92 प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुका है। ऑयल महंगा मतलब इन्फ्लेशन का डर, इन्फ्लेशन का डर मतलब गोल्ड में हर कोई पैसा लगाना शुरू करता है, बड़े बड़े लोग उसमें चले जाते हैं। तीसरा फैक्टर है सेंट्रल बैंक्स की बात करते हैं। चाइना की पीपल्स बैंक ऑफ चाइना कंटिन्यूअसली गोल्ड खरीद रही है, सोना खरीदे जा रही है, खरीदे जा रही है। अब इमर्जिंग मार्केट में सेंट्रल बैंक्स डॉलर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और गोल्ड में शिफ्ट हो रहे हैं। ये स्ट्रक्चरल डिमांड है, कोई स्पेक्यूलेटिव नहीं है कि डे ट्रेड कर रहे हैं। चौथा फैक्टर जो सिर्फ इंडिया के लिए, रुपी 95.73 पर डॉलर है, करेक्ट, एक 3 वीक लो के आसपास। जब रुपी गिरता है डोमेस्टिक गोल्ड प्राइस ऑटोमेटिकली इन्फ्लेट हो जाती है। इवन इफ इंटरनेशनल प्राइस फ्लैट है, ये एक नेचुरल हेज है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, आपको ये समझना पड़ेगा। अब आप बोलोगे अभिषेक भाई क्या करा जाए, गोल्ड ले बेचे, ये सारी चीजें मैं बहुत सिंपल तरीके से इस लेवल पे भी बताता हूं। अभी खरीदना है कि नहीं? देखो, मेरा जवाब है गोल्ड स्पेक्यूलेटिव बेट है नहीं।
ठीक है। आप ट्रेडिंग करो तो इंट्राडे करो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन रखो, दैट इज़ फाइन। स्विंग के हिसाब से थोड़ा रिस्की हो सकता है, एक पोर्टफोलियो का पिलर होना चाहिए। 10 से 15% का तो एलोकेशन आपके पास होना चाहिए, बाकी इक्विटी, डेट, इन सारी चीज़ों में लगाओ। लेकिन जो लोग कह रहे हैं अब बहुत महंगा हो गया, वो 2020 में भी यही कह रहे थे महंगा हो गया, 2023 में भी यही कह रहा था जब $2500 के आसपास था महंगा हो गया। तो भैया इन सारी बातों पे मत आओ। गोल्ड का फंडामेंटल थेसिस तब तक वैलिड है जब तक पहला यूएस डॉलर डीबेसमेंट चल रहा है, दूसरा सेंट्रल बैंक्स डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, तीसरा जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहेगी जो रहेगी ही, और चौथा रूपी स्ट्रक्चरली वीक है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड का मैक्रो पिक्चर तो पॉजिटिव ही है। अब सिंपल सी बात है, मेरा एक और स्टैंड है यहां पर, क्लियरली सुनना। अगर तुम आज पैनिक बाय करोगे सिर्फ इसलिए कि प्राइस ऊपर जा रहा है, तो तुम रॉन्ग रीजन। जैसे अगर हमने चार्ट में जो टेक्निकल समझा है उसके बेसिस पे आप कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन आपके पास एक बेसिस होना चाहिए कि मेरे पोर्टफोलियो में रिस्क को हेज करने के लिए इतना इतना गोल्ड चाहिए, ऐसा ऐसा मैं ट्रेड करूंगा, तभी वो वैलिड है। दूसरे को देखी देखी कूद मत जाओ लेवरेज लेवरेज लेके। अगर आप एक 20 साल के नए इन्वेस्टर हो तो आपके लिए गोल्ड बॉन्ड्स एक अच्छा विकल्प बनता है। अभी फिलहाल के लिए बंद है सरकार का, 2.5% का इंटरेस्ट देता है, गोल्ड एप्रिसिएशन मिलता है, कैपिटल गेन टैक्स फ्री होता है। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस दिन ये अनाउंस करे अगला ट्रांच, कूद पड़ना। दूसरा आपको समझना पड़ेगा कि गोल्ड ETFs तो है ही, साथ में जैसे मैंने आपको बताया डेल्टा एक्सचेंज में भी आप आराम से वहां पे गोल्ड फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर सकते हो। ये नहीं 150x ले लो, 100x ले लो, आप आराम से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप लो ना। तीसरा फिजिकल गोल्ड, देखो इमोशनल वैल्यू हाई है, बट उसमें क्या प्रॉब्लम क्या हो जाती है, मेकिंग चार्जेस, स्टोरेज, प्योरिटी रिस्क, इन्वेस्टमेंट के लिए ना, इसलिए लास्ट प्रेफरेंस रखो। और इंपॉर्टेंट बात ये समझो कि गोल्ड में SIP भी होती है। लोग गोल्ड ETF से कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं और फ्यूचर्स के थ्रू ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। MCX पे थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, तो आपके पास ये दूसरा ऑप्शन जैसे मैंने आपको दिया है, आप डेल्टा एक्सचेंज पे भी कर सकते हो। तो आज का नंबर देख के आपको फोमो में नहीं आना है कि भैया आप तो सारे सेंट्रल बैंक्स ले रहे हैं, हेज फंड्स ले रहे हैं, जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट भी यही कह रहे हैं, तो चलो सारा का सारा गोल्ड ले लेते। नहीं, आपको समझना, आज जो ये अपन प्राइस देख रहे हैं 1.6 लाख पर 10 ग्राम, ये एक साल पहले 1.17 लाख भी था। ये सिर्फ गोल्ड की कहानी नहीं है, ये रुपये की कहानी है, डॉलर की कहानी है, अमेरिका की डेट की कहानी है, जियोपॉलिटिकल टेंशन की कहानी है, ईरान की कहानी है। पूरा एमिनम जैसा बोल दिया भाई। एनीवेज, ये सारी चीज़ों के, और वो 140 करोड़ लोगों को जो इमोशनल कनेक्ट जुड़ा हुआ ना, इन सब की कहानी है। और इस कहानी को डिकोड करने का एक सिंपल सा है, लंबा नजरिया रख रहे हो 8-10 साल का, बिल्कुल आप डिप्स पे लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। एकदम छोटा नजरिया रख रहे हो तो कृपया करके टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करो। और ये सारी चीजें सिखा रहा हूं मैं आपको। मेरा एक प्राइवेट ग्रुप भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और डेल्टा एक्सचेंज में अगर आप जैसे अकाउंट खोलते हो तो भाई आप वहां पर जाके ट्रेड कर सकते हो। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।